एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनेशे फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। जैसा कि आपको पता है हमारा 11 AM की जो क्लास होती है उसमें हम 1300 प्लस कॉमन एरर्स विद रूल्स एंड एक्सप्लेनेशन उनके बेसिकली जो हम इसमें कर रहे होते हैं पार्सिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। एंड इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी आपके रूल्स हैं ना, मतलब रूल्स क्या ही होते हैं, इंग्लिश ग्रामर आपकी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपने लॉजिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। लैंग्वेज में क्या कोई हम यहाँ पे रॉकेट साइंस लगानी है क्या है भाई, कि एक फॉर्मूला है उसको आप लगा दोगे तो उससे आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर एक लैंग्वेज है, तो हम क्या कर रहे होंगे, उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को समझ के चल रहे होंगे। एंड ये आपका डे नंबर 13 है। इससे पहले अगर आपने डे नंबर 12 तक की क्लासेस नहीं देखी तो एक बार जाके देख लेना, क्योंकि हर क्लास आपकी एक ना एक क्लास से जुड़ी हुई है। और मैं चीज़ों को इस तरीके से कवर करवा रहा हूँ कि ये जो आपकी पूरी 1300 एरर हैं, जब तक मैं आपको ये करवाऊँ तब तक आपकी इंग्लिश ग्रामर का पूरा सेक्शन 2-3 बार कवर हो जाए, इंक्लूडिंग प्रिपोजिशन एंड जो भी चीज़ें हैं ना आपकी। कहीं कहीं जो वोकैब का यूज़ होता है, होमोफोन्स का यूज़ होता है, वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब इसमें हम हर चीज़ को, अगर इसमें जो भी वर्ड आपका यूज़ हुआ है, कैसे आया है, क्यों आया है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो फटाफट से अपनी क्लास पे आ जाते हैं। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे एसएससी के सारे जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, चाहे वो आपका सीजीएल टीयर 2 का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का, सीपीओ का टीयर 2 हो, है ना। तो ये सारे के सारे पेपर्स आपके क्वेश्चन जो हैं उठा उठा लिए गए हैं। और सीजीएल क्या है कि वही चीज़ें रिपीट करता रहता है। आपको भी धीरे धीरे चीज़ें दिखने लगेंगी। और मैं आपको एक बात बोलूँगा, कभी भी आपके सामने मैं कोई भी क्लास कराता हूँ तो उसमें आप क्या किया करो, एरर अगर आपके सामने आती है ना, एरर का क्वेश्चन आ गया, तो आप एक बार खुद से सोचा करो यहाँ पर क्या एरर आ सकती है। इसके बाद में मेरी बातों को सुना करो, मैं आपको क्या उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्या मैं उसके बारे में पार्सिंग कैसे कर रहा हूँ, फिर ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लिया करो जहाँ भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है ना। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लिया करो, ठीक है ना। खैर, और ये मैं लेके आया हूँ। और ये आपके सी जी एल प्री एंड मेन, सी एच एस एल, सी पी ओ प्री एंड मेन, स्टेनोग्राफर, मतलब ये सारे के सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। और आपका सी डी एस का एग्जामिनेशन हो गया उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो जितने भी एग्जामिनेशन हो गए, आपके इंग्लिश ग्रामर का अगर सेक्शन आता है, उसमें एरर्स का सेक्शन आता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये वाली क्लास, ठीक है ना। सारी की सारी आप क्लासेस को देख के चलना। एंड ये आपका वोकैब का स्पेशल कोर्स होता है जो कि आपका मॉर्निंग में चलता है, तो ये भी ज़रूर देख लेना। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी वर्ड्स आपके रिपीट हुए हैं आज तक वो सारे आपको कराए जा रहे हैं। एक बार आप क्लास देखोगे तो अभी पता चल पाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और सारे कोर्सेज हैं, ये आप देख लो कौन कौन से कोर्सेज हैं। 18 आपके सेट कराए जा चुके हैं सीजीएल 2019 के, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट वगैरह में। और स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स चल रहा है, ये तो आप जरूर देखा करो, ठीक है ना। जितनी भी इसमें क्लासेस आती हैं आपके लिए मस्ट है देखना, चाहे आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो, चाहे आप सीजीएल के एस्पिरेंट हो, ठीक है ना। ये आपको ज़रूर देखना है, बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। एंड एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, हॉर्स क्वेश्चन सीरीज होगी सीजीएल टीयर 2 के लिए, सीजीएल का क्रैश कोर्स हो गया, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज, एंड ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है ना। तो अभी जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको सारी की सारी क्लासेस वहाँ से दिख जाएंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में देख लेना चैनल की, वो सबसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो वो आप आराम से देखते रहना। अब हम आज की क्लास पर आ जाते हैं फटाफट से। हमारा आज का डे नंबर 13 है, ठीक है ना। तो डे नंबर 12 के हमने क्वेश्चन को क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। हम फटाफट से डे 3 पर जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई, ये रहा आपका डे 13, डे 3 नहीं, डे 13। अब देखो डे 13 में अपना पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। इससे पहले के आपके सारे 210 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का ये रहा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, अब देखो कभी भी आपका ना यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका सराउंडिंग, देखो एक क्या होता है हमारा सराउंडिंग होता है, और एक होता है हमारा सराउंडिंग्स, ठीक है। ये आपका यू है यहाँ पर, सराउंडिंग्स। तो अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है आपका, बेसिकली जो सराउंडिंग होता है ना, सराउंडिंग आपका एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। किसकी तरह यूज़ होता है ये आपका, सराउंडिंग एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता है, क्लियर है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना, सराउंडिंग का यूज़ कैसा होता है, एज अ एडजेक्टिव होता है, और जो सराउंडिंग्स है उसका यूज़ होता है हमारा एज अ नाउन, ठीक है ना। किसकी तरह यूज़ होता है, सराउंडिंग्स का एज अ नाउन यूज़ होता है। अब जरा मैं इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो सराउंडिंग और बेसिकली इन दोनों का मतलब क्या होता है, आसपास का एरिया, द एरिया अराउंड, ठीक है ना। जिसके बारे में भी बात की जा रही होगी, अगर आपको सराउंडिंग यूज़ हुआ है तो आपका जो पर्टिकुलर जगह के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के आगे कोई ना कोई नाउन आया होगा, तो उस नाउन के आसपास में जितना भी आपका एरिया रहा होगा उसके एरिया की बात की जाएगी। और सराउंडिंग्स का मतलब आप पर्टिकुलर पूरे आसपास के सारे एरिया की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये होता है आपका इसका मतलब। अब जरा मैं आपको इसका एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो समझना बड़े ध्यान से। अगर मैं आपको सराउंडिंग का एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, यानी कि जो आपका हिल है, हिल की ऊंचाई से व्यू, यू कैन सी ऑल द, यू कैन सी ऑल द सराउंडिंग, ऑल द सराउंडिंग कंट्री साइड,
ठीक है ना। अच्छा, कंट्री साइड क्या होता है? कंट्री साइड होता है आपका जो विलेज होता है ना, विलेज के आसपास का जो भी एरिया है वो सारा आप देख सकते हो फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। अब देखो यहाँ पे आपका ये जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और इसके बाद में आपका जो कंट्री साइड आ रहा है ना, ये कंट्री साइड इस एडजेक्टिव का क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आपको सराउंडिंग का यूज़ कहाँ पे करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है। अब देखो, अगर मैं सराउंडिंग्स की बात करूँ तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, इसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, द बिल्डिंग्स हैव बीन the buildings have been designed to designed to blend in with the surroundings। ठीक है ना। तो क्या हो गया अपना ये सराउंडिंग्स, ये जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ये आपका सराउंडिंग्स एज अ नाउन यूज़ हो रहा है कि एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। तो देखो, आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये एज अ आपका नाउन यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? अब देखो, ये क्या है आपका विद, क्या है यहाँ पर प्रपोजिशन है, और मैंने आपको हमेशा बताया हुआ एक प्रपोजिशन अगर आ गया है तो प्रपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका ओनली नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये क्या हो गया अपना यहाँ पर नाउन हो गया, और ये नाउन क्या बन रहा है यहाँ पर, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। जो बिल्डिंग है ना वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई कि वो आपकी ब्लेंड इन हो जाए। अच्छा, अब आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ब्लेंड का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, फटाफट से बताओ ब्लेंड का मतलब क्या होता है। चलो, अब हम अपने जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। अब जरा इसे मैं अगर तोड़ना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। तो जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग है, अब ये ब्यूटीफुल क्या होता है आपका, ब्यूटीफुल तो हो गया एडजेक्टिव। अब अगर ये एडजेक्टिव आ गया तो इसके बाद में ये जो आपका सराउंडिंग लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव एज अ शोभा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस एडजेक्टिव का हमें एक नाउन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा, और ये सराउंडिंग्स बन जाएगा आपका एक नाउन। क्लियर है, सराउंडिंग्स क्या होता है, एक नाउन होता है, तो इस एडजेक्टिव को अपना नाउन मिल जाएगा। इसके बाद में आपका ये क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रपोजिशन हो जाएगा, और इस प्रपोजिशन को क्या चाहिए, अब अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये प्लेस क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा अपना पीओ। क्लियर है। इसके बाद में अपना इंचेंटेड क्या होगा, इंचेंटेड हो जाएगी मेन वर्ब, और मी क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको, अब क्लियर हो गया ना। आज के बाद सराउंडिंग और सराउंडिंग्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 212 पे। देखो, अब 212 में क्या बोल रखा है हमसे, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। तो ये तो बहुत सारे बच्चों को देखते ही समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, लगेजेस लिखा हुआ है। कभी भी जो आपका लगेज होता है उसका प्लूरल नहीं बनता है, या फिर आप बोल दो लगेज का जो प्लूरल होता है वो भी लगेज होता है, कुछ भी समझ के चलो, लेकिन लगेज का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, लगेज का आपका लगेज ही रहता है चाहे किसी केस में। अब देखो, इसका क्यों रहता है लगेज का लगेज। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अपने लगेज में क्या कर लिया, आपका एक बैग है, ठीक है ना, आपके इस बैग के अंदर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। अब लेट से आप इसमें अपना टूथब्रश रखना भूल गए थे, और आपने इसे क्या बोल दिया, ये मेरा लगेज रेडी है। फिर आपने क्या किया, आप आए शांति से, आपने इसमें लाके अपना टूथपेस्ट रख दिया, टूथब्रश रख दिया, है ना, दो चीज़ें आपने इसमें और रख दी हैं। तो क्या आप इसे ये बोलोगे कि मैंने इसमें दो चीज़ें और डाल दी हैं तो इसका मुझे प्लूरल बनाना पड़ेगा? नहीं। आपका जो लगेजेस है ना, वो आपको रेफर किसको कर रहा है, जो भी आपका सामान है, ये पूरा का पूरा सामान, इसके अंदर आप जो भी डाल रहे हो, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये आपका एक चीज़ को रेफर कर रहा होता है, किसको, ये जो पूरा आपका डब्बा बना हुआ है ना, डब्बा, इस डब्बे के अंदर आप कुछ भी डालते जाओ ये आपका लगेज ही रहेगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप इसमें दो तीन, लेट से आप इसमें दो तीन ईंटें भी डाल दो ना, दो तीन ब्रिक्स, तब भी आपका ये लगेज ही रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत परेशानी समस्या? ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा, और हमारी एरर जो है थर्ड वाले ऑप्शन में रहेगी। समझ में आ गया सबको। अच्छा, अब मैं जरा आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये क्या है आपका, बताते जाना मुझे बड़े ध्यान से। यहाँ पर आपका ये नो क्या होगा, बताओ मुझे ज़रा, नो क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं आपको लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आई थिंक डे नंबर 11 या 10 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जो आपका नो यूज़ होता है किस तरीके से यूज़ हो रहा होता है। तो ये आप मुझे यहाँ पर फटाफट से बताएंगे। और ये जो पोर्टर है, पोर्टर क्या हो जाएगा, हाँ भाई, पोर्टर क्या होगा, ये अब ये वाला सेंटेंस ना आप लोग ही मुझे ब्रेक करके बताओगे, क्योंकि ये आपका ऐसा सेम टू सेम सेंटेंस मैं आपको पूरा ब्रेक करवा चुका हूँ। ठीक है ना, इस सेंटेंस का मुझे ब्रेकअप चाहिए। आई बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 213 पर। मैं बीच बीच में, देखो अब मैंने इतना सारा आपको क्लियर कर दिया है कि आप ये इस पोजीशन में आ जाओ कि आप इन चीज़ों को खुद से ब्रेक कर पाओ, अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते जा रहे हो। ठीक है ना। तो अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दूंगा, आई बात समझ में, तो प्रिपेयर रहो अच्छे से, चीज़ों को बीच बीच में आपको आंसर भी देना है। क्लियर हो गया। चलो, ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ वर्क। अब ये तो मैंने आपको शायद कल या परसों ही बताया था कि कोप अप विद
कभी भी आपका कोप अप विद नहीं होता है, कब आपका हमेशा जो यूज़ होता है वर्ड वो होता है कोप विद। क्लियर है? क्योंकि कोप अप विद आपका एक सुपरफ्लस बन जाएगा, क्योंकि आपका कोप विद का जो मतलब होता है ना वो होता है टू डील सक्सेसफुली। को देखो कोप विद का मतलब लिख लो एक बार, टू डील सक्सेसफुली विथ समथिंग डिफ़िकल्ट। ठीक है ना? मतलब आपने क्या किया, किसी चीज़ के साथ में डील कर लिया जो कि वास्तव में जो रियली में वो थी वो काफ़ी कठिन थी कोई चीज़ करना, लेकिन आपने क्या किया, उससे डील करके आ गए हो, तो उसका मतलब क्या होता है, कोप विद होता है। ठीक है ना कि कोप अप विद। ये एरर आपकी कम से कम 3-4 बार आ चुकी है कॉन्टीन्यूसली। ठीक है ना? तो याद रखना कभी भी आपका कोप अप का यूज़ नहीं होगा, ओनली कोप विद का यूज़ होता है। समझ में आ गया सबको? क्लियर है ना? तो अपनी एरर किस में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 में जो है एरर निकल के आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ। कोई भी डाउट होता है तो अपना कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर डाल देना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, डाउट को अपने मन में छिपा के मत बैठे रहना। ठीक है ना? चलो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 214 पे। देखो अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। अब जो लेजर्स है ना वो आपकी क्या है, इंडिस्पेंसेबल टूल्स हैं फॉर द, मतलब जो सर्जरी है आपकी आईज़ की, डेलिकेट आई सर्जरी होती है उसके लिए। अच्छा, अब देखो कभी भी आपकी जो सर्जरी की जाती है, मैं आपको यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात करना चाहूँगा। आपकी जो सर्जरी की जाती है, लेट्स से आपके पास 2 आँखें हैं। ठीक है ना? कितनी आँखें हैं? 2 आँखें हैं, 2 आईज़ हैं आपके पास। तो सर्जरी क्या करोगे आप, पहले एक आँख की सर्जरी, लेट्स से आपकी ये हैं 2 आँखें। ठीक है ना? ये हो गई आपकी 2 आँखें, और ज़्यादा अच्छी आर्ट तो नहीं है, खैर देख लो। ये आपकी 2 आँखें हैं, तो अगर सर्जरी होनी होगी तो पहले दोनों आईज़ की क्या एक साथ सर्जरी होने लगेगी? पहले आपकी एक आई की सर्जरी होगी ना, फिर आपकी दूसरी आई की सर्जरी होगी अगर होनी होगी। तो हम क्या करते हैं सर्जरी में, एक का ही तो यूज़ करेंगे, है ना? अगर आपके पास में 2 हाथ है तो दोनों हाथों की सर्जरी एक साथ तो नहीं कर सकता है डॉक्टर, एक एक करके ही करेगा वो, 1 बाई 1, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डेलिकेट आई सर्जरी का यूज़ होगा। किसका होगा? आई सर्जरी का यूज़ नहीं होगा, ओनली आई सर्जरी का यूज़ होगा। ठीक है ना? तो छोटी मोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हो ना कि बोलने में हमें किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, तो 80% एरर तो आपकी उससे ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना? तो हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखो, कोई ये आपका इंग्लिश कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। ठीक है ना? तो इसे इतना ज़्यादा भाव मत दो, जो है वो रहने दो, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ही रहने दो इसे। ठीक है ना? देखो अब खैर यहाँ पर आपका डेलिकेट आई सर्जरी होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपका सबसे जो एक्यूरेट वर्ड यूज़ करना होता तो मैं यहाँ पर बोलता आपका डेलिकेट ऑक्यूलर सर्जरी। ठीक है ना? क्या बोलता? ऑक्यूलर सर्जरी। अच्छा, अब ये मैंने ऑक्यूलर क्यों बोला है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्यूलर जो होता है ना वो आपका आई से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो उसको हम ऑक्यूलर बोलते हैं, इसलिए मैंने ऑक्यूलर बोल दिया। ये आपका बोलने में थोड़ा और ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, या तो आप आई सर्जरी बोल दो या फिर ऑक्यूलर सर्जरी बोल दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है आई सर्जरी में भी, लेकिन ऑक्यूलर सर्जरी क्या हो जाता है आपका थोड़ा और ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है ना? तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल होता है आपका एक, जैसे हम पेनेशिया बोलते हैं ना, पेनेशिया क्या होता है? रामबाण होता है। तो इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, है ना? मोस्ट यूज़फुल आपका जो टूल है वो है। क्लियर है? क्या है? मोस्ट यूज़फुल। समझ गए? सबको क्लियर है? अब देखो इसका ज़रा मैं आपको ब्रेकअप करके दिखा देता हूँ। लेज़र्स क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है? आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर आपकी मेन वर्ब की तरह यूज़ होगी। ठीक है ना? और हाँ, कभी भी ये जो आपकी लिंक, ये जो कभी भी आपकी जैसे ये क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज़ हो गया, आर हो गया, एम हो गया, यानी बी वाली जो वर्ब्स होती हैं ना आपकी, वो अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब का काम करने लगे तो हम उन्हें क्या बोलने लगते हैं, हम उनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। बात को समझ लो, ये वाला आप कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब इसी में डाउट में रहते हैं कि लिंकिंग वर्ब होती क्या है। कुछ नहीं होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब जब आपकी हेल्पिंग वर्ब काम करने लगे मेन वर्ब की तरह, तो आपकी वही हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? अब क्लियर है? कभी कोई डाउट तो नहीं आएगा इसमें? तो अब आपका ये जो इंडिस्पेंसिबल हो गया, ये क्या हो गया है, ये इंडिस्पेंसिबल आपका एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, जहाँ पर इस एडजेक्टिव का नाउन क्या है, टूल्स है। क्लियर है? ये आपका इसका नाउन हो जाएगा। अब ये फॉर क्या है, फॉर एक प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई, ये जो आपका आई सर्जरी होगा ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? इस प्रपोजिशन का, तो ये क्या हो गया, पीओ, यानी क्या हो गया, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सी प्रपोजिशन का? तो फॉर का। और डेलीगेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेलीगेट आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर है? क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की एडजेक्टिव। हाँ भाई, चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन अच्छे से? चलो क्वेश्चन नंबर 215 समझते हैं। क्या है अपने पास, आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है आपको इस इंस्टीट्यूट में वेलकम करते हुए।
ठीक है ना। तो अब देखो इसमें होना क्या चाहिए आपका, आई सॉरी। अब देखो क्या बोला है मैंने, आई टेक ग्रेट प्लेजर, तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है यहाँ पे। मैंने बोला फिर टू वेलकम यू, तो यहाँ पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। या जो ये जो आपका टू वेलकम है ये बेसिकली आपका एज अ इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। इसके बाद में यू टू दिस इंस्टीट्यूशन, और ये जो आपका टू है, टू अगेन आपका प्रपोजिशन हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट पीओ हो जाएगा, और दिस क्या हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। दिस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो मैंने किसके बारे में बताया यहाँ पर, इंस्टीट्यूशन, तो दिस क्या हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इतनी सी बात तो क्लियर हो गई सर। अब ये जो आई है, आई आपका सब्जेक्ट हो गया है, टेक क्या है आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, ग्रेट प्लेजर, प्लेजर क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है। क्लियर है, क्या मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है। तो ये प्लेजर क्या हो जाएगा आपका, प्लेजर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएंगे जो प्लेजर ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि और ये ग्रेड क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा प्लेजर का। क्लियर है। और यहाँ पर टू वेलकम क्या होगा, टू वेलकम होगा आपका इन्फिनेटिव, और इसके बाद में यू क्या होगा। अब देखो मैं आपको बड़ी ही प्यारी बात बताता हूँ, यहाँ पर ये आपका टू वेलकम क्या बना है, इन्फिनेटिव बना है। ठीक है ना। और इन्फिनेटिव क्या होता है आपका, एक तरीके से वर्ब ही होता है ना। और अगर ये वर्ब है, वर्ब का इसमें अगर आपका एक पार्टली भी ये अपना वर्ब की तरह अगर एक्ट कर गया, तो ये अपने साथ में एक ना एक ऑब्जेक्ट रख सकता है कि नहीं रख सकता है। इन्फिनेटिव एक वर्ब की तरह काम करता है और ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट रख सकता है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट रखना चाहेगा, तो यू क्या हो जाएगा, इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। क्लियर है। तो इन चीज़ों में आप बिल्कुल भी धोखा मत खाना। मैंने आपको हमेशा समझाया हुआ है, कभी भी आपका सेमी वर्ब आ जाए या फिर जिसमें भी आपका वर्ब का थोड़ा भी फंक्शन उसके अंदर बैठा हुआ है, तो वो कभी ना कभी अपना वर्ब का फंक्शन दिखा ही देगा और अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट रख लेगा, क्योंकि वर्ब क्या करती है, अपने साथ में ऑब्जेक्ट रख सकती है। बात समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 216 पे। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द होल कंट्री वॉज सफरिंग बाई अ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो क्या बोल रहा है, जो होल कंट्री है मतलब सारी की सारी पूरी की पूरी कंट्री में आपका फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आ रखा है। तो देखो बेसिकली आपका यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी होगी, कभी भी आपका सफ़रिंग होता है, सफ़रिंग, तो सफ़रिंग के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, आपका सफ़रिंग के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है। कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ होता है, फॉर्म प्रपोजिशन का यूज़ होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी आप सफ़रिंग आ जाए तो उसके साथ में कौन सी प्रपोजिशन एग्री करेगी, फ्रॉम प्रपोजिशन एग्री करेगी। क्लियर है। अच्छा अब मैं आपको इसका ज़रा एग्जांपल देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर आप इसको लिख लो, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। देखें, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स लिख देते हैं। ठीक है ना, रोड एक्सीडेंट्स, विक्टिम, रोड, अच्छा रोड एक्सीडेंट हम यहाँ पर विक्टिम्स डाल देते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हो गया, वर वर सफरिंग, वर सफरिंग फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए ना, वर सफरिंग फ्रॉम सेवर शॉक। ठीक है ना। तो जिन भी आपके विक्टिम्स हैं, जो भी विक्टिम्स हैं जिनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में है। वो किससे सफ़र कर रहे हैं, सेवर शॉक से जो है वो सफ़र कर रहे हैं। क्लियर है। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, और इससे आप कभी भूल लोगे नहीं कि सफ़रिंग के साथ किसका यूज़ होता है, कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ होता है भाई, फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफरिंग के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का हम यूज़ कर लेंगे और अपना बन जाएगा द होल कंट्री वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल क्राइसिस। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ अब। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 217 पर आते हैं फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 217 क्या, अच्छा अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो पूछ लिया करो। ठीक है ना, ऐसे आपको ये भागवत नहीं चल रही कि भागवत देख के बढ़िया घर जाना है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट आ गया तो पूछ लेना। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, आप क्लास में या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछते नहीं हो, फिर बाद में आपको सेम डाउट कहीं ना कहीं 2-3 दिन बाद देखने को मिल रहा होता है। ठीक है ना। तो उसी टाइम पर अगर आप डाउट अपना क्लियर कर लोगे तो आप बहुत आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है ना। चलो भाई खैर, अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया इतनी सुबह सुबह मॉर्निंग में। अब एक बात समझो, आपका ये जो वेयर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या, सबसे पहली बात क्वेश्चन मार्क मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, आई डू नॉट नो वेयर। अब ये जो वेयर यूज़ हुआ है, ये वेयर या तो एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ होना चाहिए, लेकिन अगर आपका यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो वेयर है ये आपका एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। ठीक है ना।
किसकी तरह यूज़ हुआ है, ये आपका एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। जिस तरीके से आपका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स का, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड इनडायरेक्ट में आके, जैसे अगर मैंने वेयर आपका क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ किया था, तो वो आपका इनडायरेक्ट वॉइस इनडायरेक्ट स्पीच में आके क्या करता है, वो एज अ कंजंक्शन यूज़ होने लगता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो हमारा यहाँ पर ये क्या है, एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, हमने इतना तो पता कर लिया। अब आगे कहानी क्या है, ही कुड ही हैव गॉन। अब देखो ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले लगा दी, लेकिन आपका जब ये क्वेश्चन वर्ड की तरह काम कर रहा होता तभी तो मैं हेल्पिंग वर्ब पहले लगाता। अब ये क्वेश्चन वर्ड रहा ही नहीं, ये तो हो गया आपका कंजंक्शन। तो एक क्वेश्चन वर्ड के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाने की क्या ज़रूरत है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, मैं ज़रा इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा हम स्पेस को क्लीन करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे देखो, तो वेयर ही कुड हैव गॉन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, वेयर ही कुड हैव गॉन। इसके बाद में आपका एज इट इज़ सो अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, आप लिखते रहना अपना। फिलहाल अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर आपका एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, तो हम सीधा इसके बाद में जो है अपने सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बोलो हाँ, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अपनी जो एरर है वो अपनी फर्स्ट वाले, जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें ही अपनी एरर निकल के आ गई है। खैर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करो एंड शेयर कर दिया करो, ठीक है। खैर, आई सजेस्टेड दैट ही गोज़ टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो डॉक्टर के पास जाए जैसे ही वो एग्जामिनेशन से आता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब ना आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बात बिल्कुल सही लग रही होगी कि सर यहाँ पे कोई एरर तो दिख ही नहीं रही है कि आई सजेस्ट दैट ही गोज़ टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन, तो कोई दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो बच्चों एक बात समझना, आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो, आपका क्वेश्चन पेपर कभी भी अगर उसे हार्ड बनाना होगा एग्जामिनर को, तो वो क्या करेगा यहाँ पे कि इस तरीके के आपको सेंटेंस देना शुरू कर देगा। अब इसको आपको नोट करना है रूल को। ये आपका बेसिकली रूल क्या है, ये आपका एक कन्वेंशन बन चुका है बेसिकली। तो देखो इसमें होता क्या है आपका, कि कभी भी आपको कोई भी एडवाइस दी जाए, ठीक है, एडवाइस दी जाए, चाहे आपको ऑर्डर दिया जाए, चाहे आपको रिक्वेस्ट की जाए कोई भी, ठीक है, चाहे आपको कोई सजेशन दिया जाए, है ना, इस तरीके के आपके साथ में काम किए जा रहे हों, सजेशन दिया जाए, ठीक है। तो अगर सेंटेंस आपका इस तरीके का है, आपका सेंस क्या निकल रहा है, एडवाइस का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, सजेशन का, और या फिर आपका इन सारी चीज़ों का जो है आपका इम्पेरेटिव में जैसा यूज़ होता है ना, उस तरीके का आपका सेंस निकल रहा हो, तो हम वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, कभी भी आपका जो सेंटेंस होता है उसमें आपकी जो वर्ब यूज़ होती है वो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ होती है। कौन सी होती है, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है ना। बेयर इन्फिनेटिव मतलब कि आपका जो भी यूज़ होगा वो V1 के फॉर्म में यूज़ होगी आपकी वर्ब, और उसके साथ में हम टू का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि इन सारे जो भी आपके एडवाइस हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन हो गया, इस टाइप के सेंटेंसेस में हम आपके ओनली V1 का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। V1 के साथ में आप ना ही एस या ES का यूज़ करोगे ना किसी और चीज़ का। तो आपने देखा कि आई सजेस्ट दैट हो गया, फिर आपका ही हो गया, ही के हिसाब से गोज़ तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि कभी अब यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो सजेशन का सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बोलो हाँ, ठीक है ना। अगर सजेशन का सेंस निकल रहा है मतलब कि मैं यहाँ से गोज़ हटा दूंगा और मैं यहाँ पर किसका यूज़ करूँगा, गो का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर आपका जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पेपर को अगर टफ बनाने की कोशिश करता है तो वो इस टाइप के सेंटेंसेस को दे देता है एरर निकालने के लिए, ठीक है ना। तो कभी भी आप कन्फ्यूज़ मत होना, इसको आप नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब इसको हटा दूँ, आपकी एरर कहाँ पे आ गई है, सेकंड वाले ऑप्शन में एरर आ गई है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 हमसे क्या बातें करना चाह रहा है देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ठीक है ना। जो इंट्रोडक्शन है टी और कॉफ़ी का और ऐसे जो भी आपके बेवरेजेस हैं, हैव नॉट बीन। अच्छा, अब मैं ज़रा इसकी पार्सिंग करना चाहूँ तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या बनेगा, सेंटेंस का इंट्रोडक्शन बनेगा सब्जेक्ट। अब आप पूछोगे क्यों सर, क्योंकि इसके बाद में जो आपका ऑफ है ना, वो ऑफ क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। और इस प्रपोजिशन के बाद में पता है इसको कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे, इस प्रपोजिशन को 3 ऑब्जेक्ट मिलेंगे। बेसिकली जो आपका ऑफ यहाँ पर आपने क्या लगाया हुआ है, एंड लगाया हुआ है, फिर से आपका एंड लगा हुआ है, यानी कि इस प्रपोजिशन के पास में आपका टी, जो टी है वो भी इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, कॉफ़ी है वो भी इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और जो बेवरेजेस हैं वो भी इस प्रपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। क्यों होगा, क्योंकि
क्योंकि मैंने आपको इतनी बार बताया हुआ है एंड क्या होता है, एक आपका बैलेंस होता है, मतलब कि जो एंड के साइड आएगा वही आपका यहाँ पर आएगा। यानी कि अगर आपका मैंने यहाँ पर टू का यूज़ कर लिया, इसके बाद में आप एंड के बाद कितनी भी चीज़ें यूज़ करते जाओ, टू का सेंस आपका उन सब के साथ में आता रहेगा। क्लियर है? ऐसे मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑफ का यूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, ऑफ सबके साथ अपना जो है एक ना एक रिलेशन लगा रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, ये आपका ऑफ क्या हो गया, ऑफ के ऑब्जेक्ट हो गए आपका टी हो गया, कॉफ़ी भी हो गया और बेवरेजेस भी हो गया। इसका बेसिकली सेंस क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टी, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, इंट्रोडक्शन ऑफ सम सच अदर बेवरेजेस। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई। आपका टी, कॉफ़ी और बेवरेजेस तो क्या हो गए हैं, ऑब्जेक्ट हो गए हैं ऑफ प्रपोजिशन का। इसका मतलब कि सब्जेक्ट अपना क्या बना रहा है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है अपना सब्जेक्ट बना रहा है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब मैं ज़रा इसको हटा देता हूँ। अब देखो, ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट, मतलब कि इसके हिसाब से आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब आपका ये हैव नॉट बीन है, तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब आएगी वो किस हिसाब से आएगी, इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। यानी कि यहाँ पर आपकी कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर की प्लूरल, बोलो फटाफट से। इंट्रोडक्शन क्या होता है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसकी जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, यानी कि हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ठीक है ना? क्लियर है? सबको समझ में आ गया भाई? चलो, अपनी जो एरर आ जाएगी ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगी इस हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 220 पे। तो अब देखो 220 में क्या है अपने पास में, इन स्पाइट ऑफ रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। यानी कि इन स्पाइट ऑफ मतलब कि हालांकि जो आपका रोड ब्लॉक, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक मतलब कि आपका रोड ब्लॉक था, लेकिन फिर भी जो गार्ड्स थे उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करने की परमिशन दे दी, सो दैट हम क्या करें, अपने फ्रेंड्स को सर्च कर पाएँ। अब देखो कभी भी, वेट अ सेकेंड, अब देखो क्या है अपने पास में, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक, ये बात हो गई। इसके बाद में द गार्ड्स अलाउड अस, ठीक है, अब क्या किया है यहाँ पे, गार्ड ने हमें अलाउ कर दिया। अब बात को समझना, अगर मैं आपका यहाँ पर क्या करना चाहूँ, चीज़ों को अगर मैं यहाँ पर तोड़ना चाहूँ तो कैसे तोड़ूंगा, यहाँ पर आपका गार्ड्स क्या हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो ऑफ है ये प्रपोजिशन है, रोड ब्लॉक इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रपोजिशन का, और ये इंस्पाइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज़ हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया इतना सा? अब देखो ये क्या है आपका, गार्ड्स हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है ना, गार्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अलाउड क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगी हमारी मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब हो गई अलाउड। इसके बाद में अस क्या हो जाएगा, अब देखो अपने पास में अस है, फिर एंटर है, इसके बाद में है द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अब बड़े ही ध्यान से समझना, बड़ा ही प्यारा सेंटेंस है ये अपना, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब देखो ये हो गया अपना मेन वर्ब। अब इसके बाद में ये जो अस है ना, ये अस पता क्या है, ये अस अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब पूछो क्यों। कभी भी आपकी जो लिविंग चीज़ होती है ना, वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रही होती है अगर आपके सामने दो केसेस बनते हैं। अब ठीक है, ये तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये एंटर तो आपकी ओनली वर्ब होती है। इसका मतलब कि ये यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ नहीं करना है हमें, ये आप यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए है। यानी यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, ये आपका अकेला एंटर नहीं होगा। वेट अ सेकेंड, थोड़ी सी पेन में प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुको, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली में थोड़ी सी आपके पेन की सेटिंग में दिक्कत आ गई थी। खैर अभी रिजॉल्व हो गया। अब देखो क्या है हमारे पास में, मैंने आपको कहाँ तक समझा दिया था, गार्ड क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में अपना अलाउड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। और इसके बाद में मैंने आपको बताया कि अस क्या बन जाएगा, अपना अस बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अस क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो एंटर है ना, ये एंटर अब क्या होगा, ये एंटर आपका एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होना पड़ेगा, और ये आपकी वर्ब है। कभी भी आपका यहाँ पर वर्ब का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वर्ब का यूज़ तो हमने पहले कर लिया है, मेन वर्ब। तो ये एंटर क्या होगा, इसका मतलब कि एंटर की प्लेस पर हमारा क्या होना चाहिए, एज अ इन्फिनेटिव यूज़ होना चाहिए, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा टू एंटर हो जाएगा। और अगर ये टू एंटर हो गया, इसका मतलब ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, और ये एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। किसकी तरीके से यूज़ हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो जाएगा। और अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके आगे अब मुझे ये बताओ, द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये द रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, टू एंटर, कहाँ पे एंटर होना है, टू एंटर व्हाट, द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है ना? तो ये आपका द रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ना, ये किसके लिए आपका यूज़ हो रहा है, तो टू एंटर के लिए यूज़ हो रहा है, और ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट इस इन्फिनेटिव का। क्या बन जाएगा, द रिस्ट्रिक्टेड एरिया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बन जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? क्लियर हो गया है ना? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को क्लासीफाई करना होता है। अब मैं अगर बात करूँ, ये आपका टू सर्च, टू सर्च क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, हाँ भाई फटाफट से ये आपको बताना है। अब मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, आई होप कि आप ये तो बता ही सकते हो।
ठीक है ना। टू सर्च आप मुझे बताओगे क्या होगा, और ये आपका खैर फॉर तो प्रपोजिशन है, फ्रेंड्स क्या हो जाएगा अपना इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और आवर क्या हो जाएगा इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई। तो एरर किसमें, अपनी थर्ड वाले ऑप्शन में एरर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 221 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 221 क्या दे रखा है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस द क्लॉथ्स फास्टर। यानी कि जो आपकी नए टाइप की मशीन्स है ना, वो क्लॉथ्स को फास्टर मतलब पहले से ज़्यादा फास्ट तरीके से वॉश कर देती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द न्यूअर टाइप होगा क्या। तो ये आपका जो कंपैरिजन हो रहा है वो न्यू में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरिजन तो आपका क्रॉस फास्ट धोने में हो रहा है, और जिसका आप यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी फास्टर में। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, द न्यू टाइप हो जाएगा। यहाँ पे आपका न्यूअर नहीं होगा, या तो आप बोल दो द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, या फिर आप बोल दो द लेटेस्ट। ठीक है ना, लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। तो इस तरीके से आप या तो न्यू का यूज़ कर लो या लेटेस्ट का यूज़ कर लो, आपका ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर एरर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 222 पे। देखो भाई 222 अपने पास क्या है, बाई द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। यानी कि जब तक हमने क्या किया, टिकट्स को लिया और हम सिनेमा थिएटर के अंदर पहुंचे, तब तक आपका जो शो है ना वो ऑलरेडी बिगन हो चुका था। अच्छा, अब आपका ये क्या है, बाई द टाइम का यूज़ हुआ है। ठीक है ना, बाई द टाइम क्या होगा, आपका एक टाइम की इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको कल पूरी टाइमलाइन समझाई थी कि जब तक हमें अपने टिकट्स मिले, ठीक है ना, हमने क्या किया, अपने टिकट्स को ले लिया। ये आपकी कौन सी बात हो गई है, ये आपका हो गया पास्ट टेंस। ठीक है ना, सिंपल पास्ट हो गया। ठीक है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल पास्ट। तो ये वाली बात तो होगी सिंपल पास्ट में कि हमने टिकट्स लिए और हम सिनेमा थिएटर के अंदर गए। ठीक है, तो जब हम अंदर गए तो उसके बाद हमने क्या देखा कि जो शो है वो आपका ऑलरेडी बिगन हो चुका। तो मैंने आपको क्या समझाया था, कभी भी आपकी ये टाइमलाइन होती है, लेट्स से ये है मेरा प्रेजेंट। ठीक है ना, इससे पहले आपका ये पास्ट है और ये पास्ट से पहले का कुछ काम हो रहा है। ठीक है ना, ये आपका सिंपल पास्ट इससे पहले आएगा, और ये सिंपल पास्ट से पहले आपका कोई काम है जो ऑलरेडी कंटिन्यू हो चुका है, यानी कि जो काम है वो आपका ख़त्म हो चुका है यहाँ तक आने के बीच में। ठीक है ना, तो इस ये वाला जो आपका काम इससे सिंपल पास्ट से पहले भी आपका ख़त्म हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं। क्लियर है, इतनी सी बात आपको पता होगी, समझ में आ गई होगी, कल मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब देखो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो शो है ना, शो आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यानी कि जब तक मैं पहुँचा हूँ ना ये पास्ट के टाइमलाइन में, मतलब कि जब तक हमने अपने टिकट से लिए और मैं सिनेमा थिएटर के अंदर पहुँचा, तब तक जो बिगिनिंग है ना वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब जो आपका शो है वो बिगन हो चुका है, यानी कि ये आपका जो बिगन होने वाली चीज़ है वो उस पास्ट से पहले भी हो चुकी है। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगा शो का शुरू होना। इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर, द शो हैड बिगन, हैड ऑलरेडी बिगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, है ना, क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ मैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया ना अच्छे से, कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन अगर आप चीज़ों को लॉजिक से समझोगे तो आपको बहुत ही आसानी से सारी की सारी चीज़ें जो है समझ में आती जाएंगी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 223 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 223 क्या है अपना, ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। यानी कि जितने भी बच्चे हैं ना कंप्यूटर क्लास में, उनको क्या करना पड़ेगा, अपना जो सेमेस्टर का रिसर्च पेपर है वो खुद ही टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, आपका ईच का यूज़ हुआ है, ईच के साथ हम हमेशा किसका यूज़ कर रहे होते हैं, हैज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। हैज़ या फिर जो भी आपका हो सिंगुलर का यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि ईच में क्या होता है ना, कभी भी आपका ईच यूज़ हो गया तो हम उसमें किसका यूज़ करते हैं कि मैं हर स्टूडेंट से एक एक करके बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, लेट्स से आपका ये जो क्लास है, इस क्लास में आपके बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आपके बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हो गए आपके बच्चे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सारे बच्चों से एक एक करके बात करनी चाहिए, तो मैंने बोला ईच ऑफ यू, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कि मैंने हर एक को अलग अलग पॉइंट आउट किया, इसको भी मैंने अलग से पॉइंट आउट किया, इसको अलग से किया, इसको अलग से किया, इसको अलग से किया, मतलब मैंने सबको अलग अलग जो है पॉइंट आउट किया है एक एक करके। क्या किया है, एक एक करके मैंने पॉइंट आउट किया। तो यहाँ पर मेरा जो सेंस आएगा वो मुझे मेरा एक एक से स्टूडेंट से बात करने का आएगा, और ये जो स्टूडेंट्स है ना ये तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट तो ये रहेगा नहीं, क्योंकि ये जो ऑफ प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्टूडेंट, है ना। और ये जो इन प्रपोजिशन है इसका बन जाएगा आपका क्लास। क्लास कौन सी, तो कंप्यूटर की, कंप्यूटर क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, ये फिलहाल आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। समझ रहे हो बात को। और फिर ये जो हैज़ आएगा, ये आएगा आपका ईच के अकॉर्डिंग, ईच आपका सब्जेक्ट है, हैज़ आपकी वर्ब आएगी। क्लियर है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। और फिर टू टाइप क्या हो जाएगा
आपका V1 2 प्लस का V1 यानी इन्फिनेटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अगेन ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सेंटेंस जो है बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इस पूरे सेंटेंस में, मतलब ये आपका नो एरर का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगी यहाँ पर, नो एरर हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 2 to 4 आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपकी पार्सिंग होती है ना, पार्सिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, इसलिए मैं आपको हर चीज़ को तोड़ के दिखा रहा हूँ, सो दैट आपकी ग्रामर का पूरा पूरा रिवीजन भी हो जाए और आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाओ, ठीक है ना। खैर, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज दिस कंडक्ट, यानी कि ये जो फैक्ट है ना मेरा स्ट्रेंजर होना। अच्छा, अब मुझे ज़रा एक बात बताओ, आपको मी बीइंग अ स्ट्रेंजर देख के क्या कुछ कुछ हो रहा है? हाँ भाई, अब ये जो मी है ना, मी होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, और माई होता है आपका, कौन सा केस होता है, माई माई होता है हमारा एक पॉजेसिव केस। क्लियर है, ये तो आपको पता होगा। अब मैं ज़रा आपसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ एक एक करके कि ये सारी चीज़ें आपकी हैं क्या क्या। तो द फैक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये द फैक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि आगे आपका ऑफ लगा हुआ है। अब अगर ऑफ है तो ऑफ क्या हो गया, अपना प्रपोजिशन हो गया, ऑफ प्रपोजिशन हो गया है, ठीक है ना। ऑफ अगर प्रपोजिशन हो गया तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने मी का ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर लिया तो ये तो आपका फिर वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अगर ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बन गया तो फिर ये बीइंग अ स्ट्रेंजर क्या बनेगा, बोलो मुझे ज़रा फटाफट से। बीइंग अ स्ट्रेंजर क्या बनेगा फिर, मतलब कि बीइंग अ स्ट्रेंजर तो कुछ भी बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, और कुछ बनने के चांसेस ही नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई, तो देखो अब ये सेंटेंस ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है यहीं पर। आपने इतनी सी चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये आपका कुछ बन ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब यहीं पर आपकी एरर है, ठीक है ना। आपको दाल में कुछ काला लग गया यहीं पे। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, सेकंड वाले ऑप्शन पर एरर मार्क करके आ सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस एक्चुअली में हम कैसे कर रहे होंगे, द फैक्ट तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रपोजिशन हो गया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मी को हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, माई, ठीक है ना। यहाँ पर मैं माई कर देता हूँ, माई क्या हो गया, ये अपना पॉजेसिव केस हो गया। पॉजेसिव केस हो गया तो ये अपना ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता है, यानी कि इस प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट ढूंढते हुए अपना और आगे जाना पड़ेगा। फिर इसने देखा बीइंग को देख के इसने कहा, अरे तुम तो V1 प्लस का ING हो, इट मीन्स तुम तो क्या हो, जीरंड हो, ठीक है ना। तुम क्या हो भाई, जीरंड हो, यानी अगर तुम जीरंड हो तो तुम मेरे ऑब्जेक्ट बन सकते हो, इस ऑफ प्रपोजिशन ने बोला। तो ये क्या बोला, ओके मैं तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन जाता हूँ, यानी बीइंग क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये माई क्या होगा, ये माई आपका इस बीइंग को क्या कर रहा है भाई, इस बीइंग के ऊपर अपना पोजेशन दिखा रहा है, तो ये आपका पॉजेसिव बन जाएगा, पॉजेसिव केस में, ठीक है ना। क्लियर है। अब इसके आगे आप बोलोगे सर तो फिर ये आ स्ट्रेंजर क्या होगा। अब मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, आपका इन्फिनेटिव हो गया, जीरंड हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये होते क्या हैं, आप एक्चुअली में सेमी वर्ब होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये सेमी वर्ब होते हैं। बात समझ पा रहे हो, अगर ये सेमी वर्ब हैं तो ये क्या करेंगे, अपने पास में एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं वो वर्ब वाली बात तो है ना, खून में इनके वर्ब तो मिला हुआ है, मतलब ये अपनी वर्ब की कंडीशन तो दिखाएंगे ही कहीं ना कहीं। तो अगर ये वर्ब है तो वर्ब को क्या चाहिए, अपने एक ऑब्जेक्ट भी वर्ब रख सकती है, यानी कि ये जो स्ट्रेंजर है ना, तो बीइंग क्या, बीइंग व्हाट, तो बीइंग क्या पूछ रहा है, बीइंग व्हाट का आंसर पूछ रहा है, और ये व्हाट का जो आंसर है वो सेटिस्फाई कर रहा है ये स्ट्रेंजर। तो ये स्ट्रेंजर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब ये क्या हो जाएगा, डज क्या हो जाएगा, ये आपका द फैक्ट के बारे में बता रहा है, तो द फैक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब मेन जो वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी डज। क्लियर है। इसके बाद में ये नॉट, अच्छा नॉट क्या होगा, ये नॉट हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है नॉट, ठीक है ना। ये मत बोल देना, कुछ बच्चे बोल देते हैं पार्टिकल होता है, पार्टिकल आर्टिकल नहीं होता है, ये आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा होता है, वर्ब की जो वर्ब के बारे में क्वालिफाई कर रहा होता है कि नहीं करना है वर्ब को, ठीक है ना। नेगेशन के बारे में बता रहा होता है वर्ब का जो एक्शन है, ठीक है। इसके बाद में आपका एक्सक्यूज़ क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। हिज कंडक्ट क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कंडक्ट, और हिज इसका पॉजेसिव जो केस है वो बनेगा। क्लियर है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, पूरा सेंटेंस समझ में आ गया, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, इसे आप ब्रेक करके अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ, इसको आप पॉज करके नोट करते रहना आराम से। मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 to 5 देखते हैं। चलो भाई, अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 to 5, बताओ जरा आपको क्या एरर लग रही है यहाँ पे। हाँ भाई, अब देखो ये आपका अगेन एज इफ़ का यूज़ आ गया है ना, एज इफ़ का मैंने आपको यूज़ बताया हुआ है पहले भी। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, द सी लुक्स, यानी कि आपका जो सी है वो ऐसा दिख रहा है एज इफ़, यानी जैसे कि, है ना। क्या होता है आपका एज इफ़ का मतलब, जैसे कि इट हैज़ बीन। अब देखो आपका ऐसा दिख रहा है, यानी कि आपका जो प्रेजेंट टाइम में सी है वो ऐसा दिख रहा है, यानी कि जो भी आपका काम हुआ होगा इसके सी के साथ में ऐसा दिख रहा है, यानी कि जो भी काम हुआ होगा वो आपका इसका पास्ट में हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा सी के साथ में।
बोलो हाँ, क्लियर है। यानी कि आपका प्रेजेंट से पहले क्या हुआ होगा, आपका पास्ट का कुछ काम हुआ होगा जिसकी वजह से जो हमें रिजल्ट है वो प्रेजेंट में दिख रहा है। यानी कि सी लुक्स, ये तो आपका रिजल्ट हो गया प्रेजेंट का। अब हमने एज इफ का यूज़ कर लिया, इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें पास्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज इफ इट हैड बीन आएगा, ठीक है ना। आपका कभी भी एज इफ के बाद में हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हैड का कर रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि अपना जो रिजल्ट है ना वो हमें प्रेजेंट में दिख रहा होता है, और जो हमें इसका जो बेसिकली किस वजह से वो रिजल्ट में देखने को मिल रहा है उसका रीज़न जो है वो आपका पास्ट में ही रहेगा, ठीक है ना। इतनी से आप बात याद कर लो, आपको पूरा सेंस हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। तो इट हैड बीन एजिटेटेड बाई अ स्टॉर्म, यानी कि सी हमें ऐसा दिख रहा है जैसे कि इसे एजिटेट किया गया हो किसी स्टॉर्म के द्वारा। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं 226 पर। अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबडी, यानी कि एक वैरायटी है जो प्लीजेंट आइटम्स की शॉप में वो सभी को अट्रैक्ट करती है। अब ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कभी भी अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो वैरायटी है ना, ये वैरायटी आपकी कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ हो रही होती है, ठीक है ना। जब कलेक्टिव नाउन की तरह ये वैरायटी का हम यूज़ करते हैं, किसकी तरह, कलेक्टिव नाउन की तरह, तो हम इसके साथ जो आर्टिकल लगाते हैं ना वो आर्टिकल होता है हमारा आ। तो कभी भी आप ये वैरायटी का यूज़ करेंगे तो उसके साथ में जो आपकी वर्ब यूज़ होगी ना, वो कौन सी वर्ब यूज़ होती है, इसके साथ में आपकी प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। बात को समझना पड़ेगी ध्यान से। कभी भी आपका वैरायटी के साथ अगर मैंने यूज़ कर लिया ए आर्टिकल का, इसका मतलब उसने कलेक्टिव नाउन को जो है आपका कलेक्टिव नाउन का उसने सेंस दे दिया, और इसके साथ में हम क्या कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन यही आपका वैरायटी के साथ किसका यूज़ हो जाए, द वैरायटी का यूज़ हो जाए, किसका हो जाए, दे वैरायटी का यूज़ हो जाए, तो इसका मतलब होता है ये पूरी की पूरी वैरायटी, जितनी भी वैरायटीज़ हैं उसके बारे में बात करना चाह रहा है। मतलब कि जो आपकी एक पर्टिकुलर वैरायटी है ना, सारी की सारी वैरायटी के बारे में तो आपकी यहाँ पर बात कर रहा है, और आपकी एक वैरायटी के बारे में, यानी एक जो पर्टिकुलर वैरायटी है ना, अगर ये उसके बारे में बात करता है द वैरायटी बोल के, तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। बात को समझ पा रहे हो क्या आप, क्लियर है। तो अगर आपका द वैरायटी दिख जाए तो आपको सिंगुलर का यूज़ करना है, आ वैरायटी दिख जाए तो प्लूरल का हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है ना। अब इसका हमें यूज़ ऐसे करना क्यों है, क्योंकि कभी भी जब हम ए का यूज़ कर रहे हैं ना, अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स, मतलब ये सारे के सारे आइटम को हमने रेफ़र कर दिया। लेकिन अगर मैंने द वैरायटी बोल दिया ना, तो द वैरायटी का मतलब हो गया कि मैं, मेरे पास में एक पर्टिकुलर वैरायटी है जिसके बारे में मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर अपना द का यूज़ होगा। बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा किसका यूज़ हुआ है, अ वैरायटी का यूज़ हुआ है। इट मीन्स कि आगे क्या आना चाहिए, आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, है ना। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपने देखा कि हाँ भाई अट्रैक्ट जो है प्लूरल ही होता है, क्योंकि इसका जो सिंगुलर बनेगा वो क्या बनेगा, अट्रैक्ट्स बनेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका अट्रैक्ट जो है बिल्कुल सही यूज़ हो जाएगा, तो हम इसको अट्रैक्ट की तरह यूज़ कर लेंगे और आपका एवरीबडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ऑफ, आगे अगर यहाँ पर ऑफ बोले प्रपोजिशन है, आइटम्स क्या हो जाएगा आपका, इस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। प्लीजेंट क्या बन जाएगा, प्लीजेंट ये जो आइटम है ना, आइटम के बारे में बता रहा है आपका प्लीजेंट, तो प्लीजेंट क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से जो इन है, इन आपका क्या हो जाएगा, एक प्रपोजिशन हो जाएगा, और ये जो शॉप है, शॉप इस प्रपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट हो जाएगी, क्लियर है। और ये एवरीबडी इस अट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, सारे बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आपका ए वैरायटी है तो उसके साथ प्लूरल प्लूरल का यूज़ करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और इसका अट्रैक्ट से लगा के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बात को समझो, अगर आ वैरायटी है तो उसके साथ प्लूरल का यूज़ करना है, दा वैरायटी है तो सिंगुलर का। रीज़न समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एक दो बार रिपीट भी कर दिया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। एंड मैं आज के सेशन को यहीं पर रैप अप करूँगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो पाई होंगी, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। आपके जो भी कोर्सेज आप जाके देख सकते हो, एंड अगर कोई परेशानी होती है, डाउट होता है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, और आप मुझसे वहाँ पे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, पर्सनली। तो जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अगर आपको नहीं है टेलीग्राम आपके पास तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अपने डाउट, लेकिन अपने डाउट्स को अपने पास मत रखना, ठीक है ना। बस बात यही है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।